पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुलासा किया है कि IMF कर्ज देने के बदले लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण को बंद करवाने की मांग कर रहा है। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि IMF क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है। और मिसाइल का सिस्टम जो हमारे पास है वो दुनिया का थक्का तरीन निज़ाम है, क्योंकि हमने नॉर्थ कोरिया से लिया था। नॉर्थ चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, आप सभी को क्रेजी हिंदुस्तानी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम पाकिस्तान रिलेटेड मजेदार वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जी ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी, ये कहना कि IMF डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि IMF क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है, और उसके पीछे जो रियल अथॉरिटीज जो हैं वो कौन सी हैं, जिनकी मर्जी के बगैर IMF जो है ना कोई लोनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है। IMF जो है वो कोई उस तरह का कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। IMF जो है वो एक पूरी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको चलाता है। और इस पे हम 12 हज़ार कर चुके हैं कि इसको समझने की जरूरत है कि इसकी जो फॉर्मेशन थी बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अजीम के बाद, वो दुनिया के फाइनेंशियल मामलात को वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसके जो बुनियादी मकासद थे वो यही थे कि जो सबसे बड़ा मकसद जो है वो करेंसी की जो वैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन और मुल्कों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसमें किस तरीके से इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जाती है। उसकी उनको जरूरत क्या महसूस हो रही थी? उनको जरूरत उस वक्त ये महसूस हो रही थी कि उस वक्त इंटरनेशनली जो है वो एक जो क्राइसिस आ गए थे जंग के बाद, उसमें जो है उनको जो है वो एक ये खतरा महसूस हो रहा था कि दुनिया में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस उभरते जा रहे हैं इसकी वजह से अनरेस्ट हो रही है, और जहां जहां अनरेस्ट हो रही है वहां पे रेवोल्यूशन बर्पा हो रही है। और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन जो है उस वक्त, जो कि एक बड़ी लैंडिंग पावर भी था, वो भी पैसे देते थे लोगों को बिलियंस ऑफ रूबल्स, तो वो जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें ऐसे मुल्कों पे, ऐसी जगहों पे नजर रखनी चाहिए जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, उनकी मदद करके तो वहां पे एक स्टेबिलिटी लाई जाए ताकि वहाँ रेवोल्यूशन ना आए, और जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं मुल्क बाय मुल्क आधी दुनिया तक पहुंच गए हैं उनको रोका जाए। ये था उनका वाहिद मकसद, जिसकी वजह से IMF का ये पूरा ढांचा जो है वो तैयार हुआ। अब उसने कभी भी अपने मकसद को ना छुपाया, ना ये कोई हिडन एजेंडा है। आप उसका जो प्रोटोकॉल है वो निकाल के देख लें, जो उसका चार्टर्ड है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसके वाज़ेह ये मकसद है। एक तो हो गई ये इसकी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड, दूसरा इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड है। प्रैक्टिकल ग्राउंड ये है कि इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को जो है वो रेगुलेट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती हैं। उसमें एक जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और उसके बाद चाइना है। दोनों अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो इम्पोज हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद, उसमें अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, उसमें लैंडिंग प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। तो उस हिसाब से जो है ये कहना कि IMF कोई ऐसा डिसीजन करेगा, किसी मुल्क को लोनिंग करेगा, पैसे देगा बगैर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात को पेश नजर रखे, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि IMF क्या है। वो IMF को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को लैंडिंग नहीं हो सकती। अब ये लैंडिंग हो सकती है सिर्फ, जो मैंने इशारा दिया आपको, कि दुनिया अगर ये समझे कि ऐसा ना हो कि हम इनको लैंड नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएं। एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसके पास हथियार हैं, एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। तो इन तफसात को सामने रखते हुए वो अगर लैंडिंग करें तो करें, इस बुनियाद पे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रेडिट कर दिया। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लैंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें IMF को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीजें? तो जवाब यस। उसकी वजह यह है कि IMF का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसकी वो एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग कि जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका जो है गुज़श्ता 2 सालों में 14% आपके हथियार खरीदने का खर्चा बढ़ा है, ये आपको पता है 14% इज अ बिग चंक ऑफ मनी जो आपने हथियार खरीदे हैं फॉरेन मुल्कों से, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ देम चाइना। तो क्या इस हकीकत को जो है वो IMF इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें?
आपको ये तो आपको आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे आपने ये जो बात की कि पाकिस्तान 14% इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से ये उसके आगे प्ली पेश की जाती है, रिप्लाई दिया जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी जो अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी खबरें चली हैं और उस पर ये कहा जाता है कि उसमें बड़ी तादाद में जो है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये देखो हमारे ऊपर ये वाली पाबंदियां, और दूसरी तरफ जो है वो खुल के बहुत अच्छे तरीके से असलहा दिया जा रहा है। इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मैं ये देता हूँ कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका कितने परसेंट उसने हथियारों पे खर्च किया। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन जो है डेवलप्ड वर्ल्ड जो खर्च कर रही है, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है ना आपकी टोटल इनकम क्या है, तो उससे आप हथियारों पे कितना खर्च करते हैं। आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं और आप इंक्रीज कर रहे हैं 14% और कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी जीडीपी का इवन 10% भी जो है नहीं बनता, तो फिर आप कंपेयर गलत कर रहे हैं ना। ये फिर एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। लेकिन जो बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एक दौरे पे जा रही थी, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो रुकें वहाँ पे, वो जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, और वहाँ पे उनको एक सीडी दी जाएगी, वो सीडी लेके आ जाए। तो वो यूं वो स्टॉप ओवर लिया उन्होंने, और एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें बड़े खुफिया अंदाज में सीडी दी गई, जो उन्होंने अपने पर्स में रख ली, और फिर उससे वो आगे मेरे ख्याल चाइना चली गई या जहाँ पे भी चली गई, और वो सीडी ला के उन्होंने हवाले की, और हमने उससे वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, और अब हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर खुद कफील होते हैं। ज़ाहिर थका हुआ सिस्टम था ना, तो इसलिए हम उसको एडवांस लेवल पे उतना नहीं ले जा पा रहे, लेकिन जहां तक दुश्मन के लिए एक थ्रेट क्रिएट करना है वो तो अपनी जगह पे हमने किया हुआ है। अब ये खबर जो थी ये इस्लामाबाद की हवाओं में बड़े अरसे से तैर रही थी, चाय खानों में डिस्कस हो रही थी, टेबल्स के ऊपर लोग मुक्के मार मार के बता रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। 9000 किलोमीटर वाला या 8000 किलोमीटर वाला जो मिसाइल रेंज, अब सोचने की बात यह है कि उससे किसको खतरा है। भाई बरतानिया को खतरा तो नहीं हो सकता, ठीक है, चले ले दे के उसकी रेंज के अंदर इसराइली आता है या पूरा भारत कवर करते हैं हम, कोई इस तरह का मामला है। 9000 है, 900 है, 900 से ज्यादा होगा, ठीक है। वो जो है वो कह रहे, मतलब कि उनका सवाल भी बड़ा वैलिड है कि जब आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं तो फिर आपने ये क्या करना है, ठीक है। मैं अगर मेरे से ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं इस बात का हामी हूँ कि इस वक्त जो है इस मंसूबे को तरक कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है ना, पुर्जे भी पड़े हुए हैं, जब दिल करेगा जोड़ लेंगे। तो इसमें इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि इसहाक डार साहब पिछली दफा फौज के हाथों निकाले गए थे और फौज के सरबराह ने उनके खिलाफ 13 घंटे के लेक्चर दे रखे हैं, और उन्हें इकोनॉमिक हिटमैन कहा उसने, और फिर उन्हीं से जाके माफी भी मांगी माफी उसने पब्लिकली नहीं मांगी, और इकोनॉमिक हिटमैन भी उसने पब्लिकली नहीं कहा। उसने अपने कतूरों को कहा, वो जो कतूरे आजकल उस पे भौंक रहे हैं ना, ये तो मुकाफात अमल है, जो कतूरे बाजवा साहब पे भौंक रहे हैं उन्हीं कतूरों को बुला बुला के उसने कहा कैसे आपने इकोनॉमिक हिटमैन कहना है। उनके जितने भी कतूरा जात हैं या कदूसी साहब की बेवाएं थी, वो उछल उछल के कुर्सी से उछल के इस आगदार को इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर डेवलप एस्टैब्लिश किया करते थे, अगर आपको याद हो। देखिए फखर, कहीं ना कहीं से अगर ये बात निकली है तो फिर कुछ तो होगा, और हो सकता है कि इस किस्म की बिल्कुल से एग्जैक्टली यही बात ना हो, लेकिन इससे मिलती जुलती या किसी और तरीके से बात की गई होगी, या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं। काफी सीरियस मैटर है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को से हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए, और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास है, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो असर है वो बाकी चीजों में भी होता है। यानी जिस तरीके से इस वक्त एक सियासी बहरान है और वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ बदमनी और इंतशार और इंसर्जेंसी, इसमें आरजू ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। ये कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा मजबूत से मजबूत मुल्क हो, वहां पे भी ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने इन चीजों को ठीक करना है, बेहतर करना है? यकीनन हमारे अलावा कोई बाहर से तो आएगा नहीं कि वो आके वो हमें ठीक करके दे देगा और कहेगा चलो बेटा आप ठीक हो गया, अब आप चलाओ ये गाड़ी।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं हो सकता, या बिल्कुल। हमारे पास लोग नहीं हैं, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये तो बहुत बार हमारे इंडियन दोस्त भी कह चुके हैं कि मिसमैनेजमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि जी जो मैनेज ठीक से नहीं किया जा रहा है कंट्री को, इस वजह से ये हालत है। तो अगर जिन लोगों को काम आता है, जो लोग कर सकते हैं, जो इस काबिल हैं कि वो सही डिसीजन ले सकें और सही एडवाइस कर सकें, जब तक उन लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा, पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और हर चीज में जो एक बीमारी है हमारे यहाँ रिलीजन को लेकर चलने की, तो उसको मेरा ख्याल है रिलीजन को हमें एक साइड पे रखना होगा। और उसके लिए हमें उन्हीं लोगों को आगे लाना होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कुछ भी उनका जी, फेथ हो। अगर हमें इकोनॉमी हैंडल करनी है तो हमें उन लोगों को आगे लाना होगा। अगर हमें फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो भी उन लोगों को आगे लाना होगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, खुशफहमी, या कह लीजिए कि गलत बात हमारी है कि हम फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं कि पैसे मांग के जो ले आता है वही फॉरेन पॉलिसी अच्छी है या वही फॉरेन मिनिस्टर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं सोचता कि कोई प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए पाकिस्तान में, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी आनी चाहिए, और बाकी जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनके साथ आपके टर्म्स बेहतर होने चाहिए, ना कि हम हर किसी को हर वक्त आंखें दिखाते रहते हैं, कभी इस्लामोफोबिया के नाम पर और कभी कुछ। अभी भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब गए थे तो ना तो वो फूड एग्जैक्टली। क्राइसिस पे बात कर रहे थे, ना उन्होंने कभी ये बात की है कि फ्लड विक्टिम्स हमारे यहाँ जो हैं हाँ। उनकी क्या हालत है और किस कदर लोग परेशान है, चाहे वो मेडिकल को लेकर हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना एक तरह से तबाह हुआ हुआ एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन या कोई आए, पाकिस्तान में आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आए, वो उनको किसी तरीके से ट्रैक करते हैं कि जी आप आइए, यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा, अपनी कंपनीज लगाइए, जो भी मतलब तरीका होता है एक फॉरेन मिनिस्टर का किसी भी दूसरी कंट्री के कंपनीज को ट्रैक करने का, वो उसमें कभी बात नहीं करते। वो इस्लामोफोबिया पे चले जाते हैं, कभी वो कश्मीर में निकल जाते हैं, कभी वो बताते हैं कश्मीर में भारत क्या कर रहा है, कभी वो कोई बिल्कुल। तरह की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। हम अपने इश्यूज की तरफ, अपने प्रॉब्लम्स की तरफ बात ही नहीं करते। हमें हर वक्त वही पुराना चूरन बेचने की आदत पड़ चुकी है, जिसे लोगों ने खाना भी छोड़ दिया है।